स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट 6 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो फ्लाइट टेस्ट 6 यानी कि ये जो लॉन्च किया गया था, इसका था इसमें इन्होंने बनाना डाल दिया। मतलब बनाना एक्चुअली ये स्टिकर है, ये आप खरीद भी सकते हैं स्पेसएक्स से। और ये अंदर प्लशी बना, ये बायोलॉजिकल बनाना नहीं था, प्लशी बनाना था। अब ये प्लशी बनाना बाय लॉ इसलिए डाला जाता है हर स्पेस फ्लाइट में एज ए मीम, कि वो आपको दिखाता रहेगा। इसलिए बोइंग का भी जब लॉन्च हुआ था तो उसमें एक अर्थ वाला प्लशी था। जितनी बार भी कुछ मतलब ले जाते हैं तो प्लशी डाला जाता है। और कारण ये है कि प्लशी जीरो जी में फ्लोट तो करेगा लेकिन किसी से भिड़ेगा तो नुकसान नहीं करेगा, इसीलिए वैसा डाला जाता है। वही डाला गया, बनाना डाल दिए। और इसका लॉन्च हुआ था 20 नवंबर 3:30 सुबह में, इंडिया के हिसाब से। इसीलिए मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं किया, मैं सो रहा था। एक्चुअली नींद टूट गया उस टाइम, तो देखे तब तक तो हो चुका था। तो ये 20 तारीख का 19 का प्लान था लेकिन खिसक गया एक दिन। हॉट स्टेज सेपरेशन करना था इनको, और कैच बूस्टर बाय टावर, मतलब कि ये गया और वापस यहीं से पकड़ लेना है। रीस्टार्ट रैप्टर इंजन इन स्पेस, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और क्योंकि एक बार ट्राई किए थे, फेल हो चुका था। और री एंट्री करने के बाद ये ब्रूटल बेली फ्लॉप ट्राई करेंगे, क्योंकि इनका री एंट्री का टारगेट है कि वो बस पहली बार वो री एंट्री किया कि क्या एक्चुअली सर्वाइव कर सकते हो। अब री एंट्री करना है, क्या ये गाइड कर सकते हैं। जैसे आप ये समझिए कि इसमें एक्चुअली विंग्स नहीं है, जेट इंजन नहीं है, तो सिर्फ ग्रेविटी का एनर्जी से इसको कंट्रोल करना है कहाँ पे जाना है। और एंड में एम ये है कि ये एक पूरा ऑर्बिट करेगा और फिर दूसरे साइड से आके टावर पे कैच किया जाएगा। तो वहाँ पे काफ़ी इसको कंट्रोल चाहिए, एरोडायनेमिक कंट्रोल। तो वो बेली फ्लिप के दरमियान वो सब टेस्टिंग की जाएगी, क्या ये एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। इंजन है लेकिन इंजन लास्ट मोमेंट कंट्रोल देगा, तो वो इनके पास है। और स्टैंड अप करना था और स्प्लैश डाउन करना था, यानी कि सारा टेस्टिंग करो एरोडायनेमिक्स का, उसके बाद सीधा करो अपने वो स्प्लैश डाउन कर दो। तो ये टारगेट था IFT 6 का, इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट 6। तो इसका बूस्टर एकदम स्मूथली लॉन्च हुआ। आज के टाइम में इसका लॉन्च मतलब अब ऑलमोस्ट कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि ये इतना सॉलिड हो चुका है। और ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बार-बार करते हैं ना, तो बहुत रिफ़ाइनमेंट आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे चांसेस कि कुछ हो सकता है बहुत कम है। तो टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ एकदम स्मूथ था। फिर हॉट स्टेजिंग हुआ, 2 मिनट 42 सेकंड्स पे हॉट स्टेजिंग कर दिए। उसके बाद इंजन बूस्ट बैक का बर्न स्टार्ट किया। बूस्ट बैक बर्न स्टार्ट होके 1 मिनट तक लगभग वो चला, तो बूस्ट बैक खत्म हो गया 3:36 पे। और फिर रिंग जो है उसे डंप किया गया। अगले वाले डिज़ाइन्स में रिंग नहीं डंप किया जाएगा, वो अभी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी उतना मतलब रैप्टर 2 इंजन्स में उतने ताकत नहीं है कि वो रिंग का लोड ले सकें। और बहुत सारे और डिज़ाइन भी अपग्रेड होगा, जैसे कि प्रोपेलेंट का कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा। हो सकता है जो ग्रिड फिन है उसे टाइटेनियम से बदला जाएगा, थोड़ा-सा वहाँ वेट सेविंग होगा। इंजन खुद भी थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। तो वो सब मिला के ऐसा हो जाना चाहिए कि अगले जनरेशन में वो रिंग जो इजेक्ट कर रहे हैं, वो इजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी बस वो टेम्पररी कर रहे हैं। फिर जैसे ही रिंग डंप कर किया तो वो कम्युनिकेशन फेल हो गया और टावर फेल डिक्लेयर कर दिया। यानी कि टावर में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो बात कर रहा था, उसमें कुछ हुआ, टावर बोला भैया हम सेफ नहीं हैं। और रहा बात कि अच्छा चांसेस है कि ये लोग जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं एक्यूरेटली हिट करने के लिए, लेकिन आपको पता है वो जीपीएस उतना एक्यूरेट नहीं होता। तो जीपीएस के लिए एक बेस स्टेशन चाहिए, और जहाँ पे अच्छा चांसेस है कि इनका जो टावर के ऊपर जीपीएस का बेस स्टेशन लगाया गया है। जो लोग सर्वेइंग करते हैं वो आपको बता देंगे वो कैसे काम करता है। तो बेस स्टेशन में कुछ हुआ, वो फॉल्ट एरर कर दिया और एरर वहाँ ऊपर में गया, यानी कि बूस्टर के पास। बूस्टर बोला ठीक है हम समुद्र में कूद जाते हैं। तो वो हो गया। उसके बाद वो फाइनल स्लो डाउन बर्न किया 6 मिनट 35 सेकंड्स पे, और फाइनल बर्न हो गया। उसके बाद वाटर टच किया 6 मिनट 54 सेकंड पे, यानी काफ़ी जल्दी, मतलब 6-7 मिनट में काम खत्म। मतलब लॉन्च 7 मिनट में काम खत्म हो गया, फिर फूट गया। अब रावत फूटा क्यों? बहुत सारा प्रोपेलेंट था, इसे बनाया गया था हवा में पकड़ने के लिए, छप्पा मारने के लिए नहीं। तो डप्पा मार दिया तो ये हो गया। तो ये हो गया, बूस्टर का जो करना था हो गया। एज ए बूस्टर सक्सेसफुल, एज ए रीयूजेबल बूस्टर। यहाँ पे इसका प्रॉब्लम नहीं है, चांसेस है कि टावर में फॉल्ट आया है। और ये आइडिया है कि आने वाले टाइम में इनके पास 2 टावर रहेगा, और मे बी दोनों को एक्टिव रखेंगे कि अगर एक में फॉल्ट आता है दूसरे में जाओ। और बूस्टर का इतना यूज करते करते होपफुली इतना रिफाइन कर लेंगे बूस्टर में फॉल्ट आने के चांसेस कम हो जाएं। तो ये हो गया, ठीक है। तो मतलब उतना एपिक, अल्ट्रा एपिक हो जाता अगर ये दूसरी बार भी पकड़ लेते, क्योंकि पहली बार तो ऑलमोस्ट लोग कैसे थे ना, वो तो चांस था, बिगिनर्स लक था। अब सब लोग बोलेंगे बिगिनर्स लक था, क्योंकि दूसरी बार तो आप नहीं कर पाए। बट बहुत लोग मतलब आए थे इसको देखने के लिए। जिस आइलैंड में है उस जगह पे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था 3 घंटा तक के लिए, क्योंकि ये वो छोटा सा रोड है और सब लोग आए थे बेली ये कैच देखने के लिए। कैच हुआ नहीं। तो ये हो गया बूस्टर का सत्यानाश, हो गया, पानी में छपांग कर गया, होता है।
अब फिर बात करते हैं स्टारशिप का। तो स्टारशिप जो है इसमें वैक्यूम रीइग्निशन टेस्ट करना था, वो सक्सेसफुल हो गया और इसका देखना था एरोडायनामिक कंट्रोल कितना है, यानी कि ये जब एटमॉस्फेयर में घुसता है तो कितना एज़ ए प्लेन बिहेव करता है। और उस मामले में बम बम ये काम किया। इसीलिए आप इसका लाइव स्ट्रीम अगर देखे होंगे या पूरा फुटेज देखेंगे, वो पूरा लड़ाई झगड़ा सही जगह कर रहा, वो टेस्टिंग के लिए था। इसीलिए वो एंगल कई बार एकदम ऐसे कर दिए थे। वो जानबूझ के किया ताकि वो कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, कितना दूर तक वो ले जा सकते हैं, वो सारा कंट्रोल वेक्टर टेस्ट किया जा रहा था और रिजल्ट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आया। और री-एंट्री का जो मॉडल है, आप ये समझिए कि इसे री-एंट्री इतनी बार हो रहा है। पहली बार भी इसमें मेल्ट होने लगा था, तो भी ये री-एंट्री किया और सँभल गया। लेकिन सिर्फ़ ये जगह जो है थोड़ा-सा पिघल गया था। तो कर क्या रहे हैं ना, आप रॉकेट बना रहे हो, बिल्डिंग नहीं बना रहे हो। बिल्डिंग बनाते हो तो जितना ज़रूरत है स्ट्रेंथ का, उससे डबल या ट्रिपल कर देते हो। रॉकेट जब बनाना उसमें वैसा नहीं कर सकते क्योंकि वेट की पेनल्टी होती है। तो रॉकेट को आप उतना मजबूत बनाते हो जितने में काम हो जाए, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बफर रखते हो, एक जरा और नहीं करते हो। यहाँ पे वो वही कर रहे हैं। बार-बार इसीलिए फेल होने के लिए ये लॉन्च कर दे रहे हैं कि इनको जो मॉडल बनाना है, मतलब इनका जो कंप्यूटर सिमुलेशन है, उसमें रियल वर्ल्ड का डेटा फीड करना पड़ता है, तब जाके मॉडल एक्यूरेट होता है। और इनको और सीखने को मिलता है कि हमारा एरोडायनामिक का कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ था, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर आ रहा है, वो सारा वो सीख रहे हैं। तो इनका एम ये है कि फाइनली इनके पास एक ऐसा मॉडल है, हम बोल रहे हैं ये हीट शील्ड यहाँ से निकाल दो, कुछ नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डालो, यहाँ ज़रूरी है, वो होना चाहिए। रिफाइन कर रहे हैं क्योंकि इनके पास वेट का लग्ज़री नहीं है। अगर ये 1 किलोग्राम का भी हीट शील्ड हटा सकते हैं, वो सीधे पेलोड में चला जाएगा। इसीलिए वो ज़रूरी है इनके लिए करना। और ये मतलब हार्डवेयर रिच अप्रोच का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको पाइपलाइन बनाने में ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि और रॉकेट कितना महँगा है, इसलिए रॉकेट जाए तेल लेने, इनको पाइपलाइन चाहिए कि धड़ 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 धड़, मतलब कि हर दिन ये इंजन बना सकें, हर कुछ दिन में स्टारशिप बना सकें, हर कुछ दिन में बूस्टर बना सकें और मतलब टोटल रीयूज़ करने के कारण इनको कोई टेंशन ना हो। और रीयूज़ का भी टारगेट बहुत अच्छा रखा गया है, यानी कि 100 तो रखा ही रहे हैं और 100 तो मुझे नहीं लगता कि उतना आराम से जा पाएँगे, लेकिन ये 20 तो फाल्कन 9 बूस्टर ही कर लिया। तो देखिए कितना दूर तक जा पाते हैं। तो टारगेट इसीलिए पाइपलाइन पे इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इस बार आप कहोगे कि यहाँ थोड़ा-सा बर्नआउट हुआ, बहुत कम है कंपेयर टू, मतलब पिछली बार देखें तो पूरा पिघल गया, किसी तरह वो बेचारा टिका हुआ है। इस बार सिर्फ माइनर एरर हुआ। तो यानी कि इनका जो मॉडलिंग है वो बहुत प्रिसाइज़ होते जा रहा है। यानी कि अब इंजीनियर्स बोल रहे हैं, हमको लगता है यहाँ से हटा देने पे नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ा। क्योंकि इस बार बहुत सारा हीट चाइल्ड हटाया गया था। बोले इनको वज़न काटना है। और ये माक 1 का लास्ट फ्लाइट था, इसीलिए ये उड़ भी जाता तो उनको कोई टेंशन नहीं होता। तो ये माक 1 का लास्ट फ्लाइट, बस उनको था कि इंजीनियर्स लोग बताओ कि क्या होगा, मतलब मॉडल्स बनाओ, गेस करो और बेट लगाओ कि क्या होगा कि नहीं होगा। वो हो गया, यानी कि जिसका मॉडल सही हो गया, यानी कि वो डिटेल से अब हम लोग नेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे, यानी कि माक 2 वेरिएंट जो अगली बार से उड़ेगा। तो ये स्टारशिप का है, सब चीज़ हो गया, थोड़ा-सा पिघला और एकदम परफेक्टली वहीं पे लैंड किया जहाँ पे लैंड करना था। रहा बात कि हम लोग कैसे जानते हैं वहीं लैंड किया, वो बुई रखे हुए थे। बुई का मतलब होता है वहाँ एक सी फ्लोटिंग इक्विपमेंट जिसमें सोलर के कारण कैमरा-वैमरा लगा हुआ है, वो एग्ज़ैक्टली लैंडिंग कैप्चर कर लिया। समुद्र में। तो यानी कि प्रिसाइज़ली हम बोले यहाँ आएँगे तो मतलब आएँगे और इसे हमेशा सब ऑर्बिटल में रखा जा रहा है कि अगर कुछ फ़ॉल्ट भी हो जाए, कबूम भी हो जाए, ये खुद ब खुद छपाक कर दे। कोई टेंशन ना हो, किसी दूसरे देश पे ना गिरे, इसीलिए ऑर्बिट इसे नहीं ले जाया जा रहा है। और ये री-इग्निशन टेस्ट करने के बाद ही ये प्रूव कर सकते थे कि हम ऑर्बिट में सेफ रहेंगे, क्योंकि सिर्फ़ ऑर्बिट जाना नहीं है, ऑर्बिट जाके डी-ऑर्बिट भी करना होगा। तो ये हो गया स्टारशिप की टेस्टिंग। अब रहा बात कि आगे का क्या करना है। तो आगे ये समझिए कि एक और ये स्टारशिप को स्प्लैश डाउन करेंगे और रीइंफोर्स करना इनको कैचिंग मैकेनिज्म, यानी ये जो मैकेजिला में यहाँ कैच हो रहा है, इसका जो एंटीना था वो बुढ़ा और कुछ और भी गड़बड़ हुआ, वो टेस्ट करेंगे और ये दूसरा टावर पे भी काम चल रहा है। तो ये सब होगा, फिर ब्लॉक 2 बनाना है। स्टारशिप का जो ब्लॉक 1 है उसका हो गया फाइनल, उन्होंने बना ही लिया था, अब उसे फेंकने वाले हैं। और ये थोड़ा-सा अजीब लग सकता है बाहर से देखने, खासतौर पे कोई भी और रॉकेट कंपनी से देखिएगा कि भैया बाकी सब लोग एकदम 10,000 मतलब 10,000 दिन खर्चा कर देता है कि हमको मॉडल बनाना है, फिर जाके एक्चुअल हार्डवेयर बनाती है, एकदम उल्टा चल रहा है। सर ये मॉडल काम नहीं करेगा। अरे क्या लेना-देना है? बनाओ, लॉन्च करो, देखो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हार्डवेयर रिच में आप जितना जल्दी डिज़ाइन इटरेशन कर सकते हैं, जितना डिज़ाइन रिफाइनमेंट कर सकते हैं, दुनिया का सब सुपर कंप्यूटर भी मिला दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। और ये इनको फाल्कन 9 सिखा चुका है कि भैया हुलू-लुलू ना करो, बना के टेस्ट करो, उससे ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है। बनाए, नहीं काम किया, क्यों नहीं काम किया? ठीक है, ये गड़बड़ है, ठीक है, अब उसे सुधारो। क्या काम किया? क्या चीज़ पे तुम्हारा गेस था? क्या चीज़ पे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ी? इसीलिए हार्डवेयर फेंकने में इन्हें दर्द नहीं हो रहा है। और चूँकि ये स्टेनलेस स्टील से बना रहे हैं, सही में दर्द नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर वो नॉर्मल मेटल इस्तेमाल करते, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम एलॉय, जान मर जाते हैं। वहीं पे अगर कार्बन फाइबर इस्तेमाल करते, बर्बाद हो जाते। तो ये इनका इसीलिए कर पा रहे हैं।
और इनका खर्चा रॉकेट में नहीं जा रहा है, इनका खर्चा जा रहा है वो बोकुची का प्लांट पे। यानी कि वो प्लांट ऐसा बना रहे कि सर यहाँ पे फटाफट ये एक रिंग ये बना रहा है, ये रिंग बना-बना के ला रहा है, ये रिंग को बड़ा-बड़ा के स्टैक कर रहा है, ये इंजन बना रहा है, इंजन ला-ला के ठट-ठट करके जोड़ रहा है। वो पूरा पाइपलाइन पे खर्चा किया जा रहा है। रॉकेट चिल्लट-छुट्टा है। अब मार्क 3 का रैप्टर टेस्टिंग करना है। मार्क 3 अभी तक नहीं टेस्ट हुआ है, चांसेस कम है कि वो अगले साल किया जाएगा क्योंकि इस साल हो गया। अब चांसेस बहुत कम है या मे बी ट्रम्प थोड़ा-सा पुश करे तो बात अलग है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि एक और लॉन्च मिलेगा। वो है। और पेलोड टू ऑर्बिट ये करना शुरू कर देंगे 2025 में। मुझे नहीं लगता कि अगला टेस्ट में होगा, लेकिन 1-2 टेस्ट के बाद वो करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब ये ऑर्बिट पे जा रहे हैं, जैसे जाना चाहिए। इनका एक बार भी अब मतलब पिछला 2-3 लॉन्च को आप देखिए, ये ऑर्बिट पे गए, उनको वहाँ पे कोई ध्यान नहीं रहा, उस री-एंट्री में पिघले। री-एंट्री से पेलोड को क्या लेना-देना है? पेलोड को भैया हमें ऑर्बिट पे छोड़ो ना, बाकी चीज़ का हमको क्या लेना-देना है? तो वो पार्ट इनका सॉर्टेड है। और रहा बात कि एक तो जो डाउट था कि क्या इंजन आप रीइग्नाइट कर सकते हैं, वो भी सॉर्टेड हो गया है। तो 1-2 लॉन्च के बाद हो जाएगा कि ठीक है अब हम पेलोड को ऑर्बिट पे डालते हैं। कौन सा पेलोड होगा? अभी का डिज़ाइन के हिसाब से ये सिर्फ स्टारलिंक के सैटेलाइट डिप्लॉय कर सकते हैं और कुछ अटेगा भी नहीं, उसके हिसाब से बे डिज़ाइन भी नहीं किया गया है। वो ही सिर्फ टारगेट है अभी के लिए। तो आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2025 के एंड में या मिड में ऐसा होने लगे कि स्टारलिंक के सैटेलाइट डिप्लॉय करने लगे। अगर ऐसा हो जाता है, तब स्टारलिंक सही में पैसा छापेगा। स्टारलिंक अभी मतलब कैश नेगेटिव होने से वो हो गया कि ठीक है, कैश नेगेटिव नहीं जा रहा है। लेकिन मतलब वो समझिए वो फाल्कन 9 से बार-बार फाल्कन 9 में बेचारे लॉन्च कर रहे हैं और स्पेसएक्स का प्लान है कि फाल्कन 9 को रिटायर करना है। हमको ये हँसी लग रहा है मतलब कि ऐसे आप जानते हो कि कंपनी कितनी आगे है। आप फाल्कन 9 का रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, बाकी पूरी दुनिया पड़ी हुई है, वो फाल्कन 9 के लेवल तक नहीं पहुँची है। आई एम लाइक डैम! पूरा चाइना पड़ा हुआ है, वो फाल्कन 9 तक नहीं पहुँचा, आप फाल्कन 9 रिटायर करने पे आ रहे हो। आपका प्लानिंग बन गया कि हम कैसे उसे रिटायर करेंगे। आई एम लाइक डैम! तो वो मार्क थ्री पेलोड टू ऑर्बिट हो जाएगा और फिर सेकंड लॉन्च टावर की टेस्टिंग करनी है। ये मतलब 2025 का मेन काम होगा। और हाँ, ये लोग देखिए कितना मतलब इलॉन मस्क अगर कभी बेवकूफ़ी को पुश कर देता है ना तो सुधार भी लेता है। तो इनका बेवकूफ़ी तो हम फ्लैट रखेंगे। इट्स लाइक सर वो ज़बरदस्ती का आप कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने ज़बरदस्ती किया वो मोस्ट लाइकली इसलिए किए कि उनको मतलब क्लियर करो जल्दी-जल्दी करो इसलिए कर दिया। लेकिन दूसरा जो बना रहे हैं उसमें इन्होंने ग्राउंड लाइसेंस ले लिया। यानी ये खुदाई करना लीगली अलाउड हो गया। तो खुदाई की है, अब यहाँ पे डिफ्लेक्टर है। दूसरा जो फ्लोरिडा में बना रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मल इनका फाल्कन 9 लॉन्च होता है, वहाँ पे भी गड्ढा करके फ्लेम ट्रेंच बना रहे हैं। तो यानी कि 90% चांसेस यही है कि बाहर का रीज़न ये था कि एक तो थोड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है, क्या आप फ्लैट को काम करा सकते हो? वो इंजीनियरिंग के लिए तो बढ़िया बात है। दूसरा, लीगली लाइसेंस पे वो रुकना नहीं चाह रहे होंगे कि भैया लाइसेंस लो, ज़मीन का खुदाई करो, धड़ाधड़ा के बनाओ, आगे बढ़ो। और इनको इस बोला ना पैसा समय नहीं खरीदता, सिर्फ रफ्तार खरीदता है। तो उन्होंने लगा दिया कि भैया फ्लैट ही रखो, खुदाई का लाइसेंस जब तक मिलेगा। यहाँ पे बहुत भरपुष्ट खुदाई हो रहा है उसको करने के लिए। लेकिन उन्होंने सॉल्व कर दिया मतलब 3 टावर है, 3 टावर में से 1 टावर में सिर्फ वो फ्लैट नौटंकी है, बाकी सब में नॉर्मल फ्रंट ट्रेंच है। तो ये हो चुका है और प्रोपेलेंट ट्रांसफर इनका नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। रीइग्निशन ये कर चुके हैं लेकिन प्रोपेलेंट ट्रांसफर के बिना इनका सारा सपना हुलुलुलु रहेगा। प्रोपेलेंट ट्रांसफर और ये आइडिया अभी के लिए मतलब मार्क 1 प्रोडक्ट के लिए खतरनाक है, लेकिन यही इनका सबसे बड़ा तुक्का है। और ये इतना खतरनाक पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया को खतरनाक इसलिए लग रहा है कि 20 बार करना है। मतलब सुनिए, एक आपने लॉन्च किया, चाँद पे जाने के लिए आपने लॉन्च कर दिया, बल्ले-बल्ले यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, सब खुश, एवरीबॉडी हैप्पी। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, भैया उसको उसे पेलोड डिप्लॉय करो, उसे चाँद भेजो, वो नहीं कर रहे हैं। ये सेकंड स्टेज को ही रिफ्यूल कर दो और ये भेजेंगे। क्यों? ऐसा करने में सुनने में आसान लगता है, पहला सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, आपका कहना है कि आप ऑलमोस्ट 100 टन तक उतार सकते हो चाँद पे, जो कि बड़ी बात है, चलो ठीक है। लेकिन आपको कितना लॉन्च करना पड़ेगा? आपको 20 मतलब टोटल 21 लॉन्च की तक बात जा सकता है कि आप 1 लॉन्च किए, उसके बाद 21 रॉकेट लॉन्च करो, तब जाके उसे रिफ्यूल कर पाओगे। और वो अभी किसी के पास डेटा नहीं है कि मान लीजिए हो सकता है कि कुछ ही लॉन्च में हो जाए, बॉयल ऑफ बहुत कम हो, या उल्टा भी हो सकता है कि अरे भैया हमने तो सोचा, लेकिन जब रियल लाइफ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र के दरमियान ही बहुत बॉयल हो जा रहा है और उतना दिन हम रख नहीं पा रहे क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में धूप से गुजर रहा है। तो धूप में कितना प्यार आ जा रहा है, कितना रेडिएशन आ रहा है, कितना गर्मी घुस रहा है प्रोपेलेंट में और किससे कितना बॉयल ऑफ हो रहा है, वो सारा कैलकुलेशन अभी गेस है। करके देखेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा उतना आसान नहीं है। अच्छा फिर आप बोलोगे कि हम उसमें इंसुलेशन लगाएँगे, उससे कितना वज़न पे असर पड़ेगा, वो सारा मतलब अच्छा खासा फचांग है। तो वो इनका नेक्स्ट साल वही खाएगा। तो अभी मून मिशन का सपना मत देखिए, अभी सपना आपका होगा कि ये ऑर्बिट डिप्लॉय करेंगे, तब ये फाइनली रॉकेट प्रोटोटाइप से ये हो जाएगा
टेस्ट लॉन्च में जाने लगेगा। और जहाँ ये सैटेलाइट डिप्लॉय करने लगेगा, रॉकेट का काम हो चुका है, रीयूजेबल रॉकेट का काम शुरू हो जाएगा कि भैया रॉकेट हमारे पास है, हम उसे रीयूज करने में मेहनत कर रहे हैं, आप हमें पैसा दीजिए, हम लॉन्च कर देंगे, आपको नहीं सोचना। उसके बाद उसका क्या होगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो प्रोपेलेंट ट्रांसफर, रीयूज, ये सब अभी लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कि 2026 2027 ये लॉन्ग टर्म गोल है। तो ये होने वाला है। अब रहा बात की, थोड़ा सा नया न्यूज़ आ रहा है मार्केट में, जो कि आप लोग में से जो लोग मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनको पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नासा को आर्टेमिस कैंसिल करना ही है। और यहाँ पे अभी आ रहा है कि एसएलएस में मतलब ट्रम्प को हटाइए, इलॉन को हटाइए, उसके बाद भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर आप कितना बिलियन खा चुके हैं एसएलएस के चक्कर में। बहुत ज़्यादा है नंबर वो, मतलब 11-12 बिलियन चल चुका है, 15 साल से चल रहा है। मतलब कि अब चुभ रहा है नासा को, मतलब अब चुभ रहा है कांग्रेस को कि सर थोड़ा ज़्यादा आप पैसा खा रही हो। मतलब एक होता है ना थोड़ा सा, एक होता है सर आप गटके जा रहे हो और कुछ भी नहीं। मतलब जैसे कि आप कह सकते हो कि इतना ही फचांग इसमें हुआ था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में, लेकिन वो खत्म होने पे आ गया था। मतलब 10 साल में वो खत्म होने पे आ गया कि ठीक है सर, थिंग्स आर बिल्ट, थिंग्स आर डन, चल गया। ये अभी वहां नहीं पहुंचा है और कॉस्ट ओवररन हो चुका है, टाइम डिले हो चुका है। तो अब लोग को थोड़ा सा दर्द हो रहा है। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प जीतेगा, एज ए बिजनेसमैन डिसाइड करेगा, या कमला हैरिस जीती तो भी चांसेस था कि इसको उड़ाया ही जाएगा। अब ये उसका रेड लाइन आ रहा है, अभी रूमर है लेकिन चांसेस है कि अब ये कटिंग ब्लॉक पे जा रहा है। तो हिसाब पे में समझिए ऐसा क्यों हो गया। उसका सारा चीज बर्बाद है, यानी कि उसका लॉन्च टावर अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। हाँ, जो लॉन्च टावर आप देख रहे हैं उसका मार्क 2 बनाना था, वो भगवान भरोसे। उसको 200 मिलियन में बनना था, वो 2 बिलियन से ज्यादा खा चुका है, अभी तक रेडी नहीं है, वो लॉल है। मजाक नहीं कर रहा, वो लॉल है, आंसर ही वही उसका आता। सर इसका टावर का क्या हुआ, लॉल। तो लॉन्च टावर लॉल हो चुका है। फिर ओरायन कैप्सूल जो कि कब का बनाया हुआ है, कंप्लीट ओरायन कैप्सूल है इसका, कॉन्स्टिलेशन प्रोजेक्ट का, वो यानी कि वो आर्टेमिस प्रोजेक्ट से पहले बनाया गया था कंप्लीट, वो भी काम नहीं किया। ये जब से लैंड किया तब से सबका हार्ट अटैक आ रहा है कि भैया ये बर्न रेट जो है वो मैच नहीं कर रहा है। यानी कि अगर आप कोई डिप्लीटेबल मटेरियल बनाते हैं कि वो डिप्लीट करेगा, आपको गैस कर लिख के देना पड़ता है कि सर हमारा कैलकुलेशन है कि मान लीजिए 5 इंच से कम बना दिए, ठीक है, बल्ले बल्ले, उसमें से 3 इंच डिप्लीट करेगा, ठीक है, और 2 इंच वर्स्ट केस सिनेरियो रहेगा। अब आप कह रहे हो आपके टेस्टिंग में वो मैच करना चाहिए। इसी वजह साइंस में, साइंस सच है कि गलत है वो सिर्फ इस बात से पता चलता है प्रिडिक्शन कितना एक्यूरेट है। आपने बोल दिया सर हमने 5 इंच डाला है, 3 इंच से ज़्यादा प्लस माइनस नहीं खपना चाहिए, मतलब उसका इरोजन 3 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। महाराज अभी आ रहा है कि ऑलमोस्ट कुछ कुछ जगह पे ये छेद होने पे आ गया था। यही जो बीच में आप लोग सुनेंगे ओरायन का हीट शील्ड फेल हुआ है, वही है कि हीट शील्ड ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब डैमेज नहीं होता। अगर इनसे अंदर इंसान होते तो वो बच जाते, लेकिन यानी आपका कैलकुलेशन भगवान भरोसे है। मतलब कि मे भी अगली बार ऊप्स हो सकता है, तो वो नहीं चलेगा। तो हीट शील्ड भी लॉल हो गया। प्लस एसएलएस का जो लॉन्च किया गया था वो पहली बात यूज एंड थ्रो रॉकेट है, तो उसका तो कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। इसीलिए उसका दाम अब चुभ रहा है, क्योंकि स्टारशिप का इतना जल्दी जल्दी लॉन्च देख रहे हैं और स्टारशिप वहां पहुंचने पे है कि 2026 तक में एज ए हैवी लिफ्ट रॉकेट वो सॉर्टेड है सर, डन, टेक इट एंड गो। 2026 तक में वो आराम से हैवी लिफ्ट सॉर्टेड, रीयूज हो रहा है वो, आप स्पेसएक्स को छोड़ो, लेकिन एज ए रॉकेट वो कंप्लीट हो चुका होगा। ये तो नहीं हुआ कंप्लीट, बोल रहे 15 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट। तो और उसका एसएलएस का जो नेक्स्ट वर्जन में आया, जिसका सेकंड स्टेज अपग्रेड, कोर बूस्टर सेम रहता है लेकिन सेकंड स्टेज अपग्रेड करते हैं, वो भी लॉल हो गया। तो उसमें बोइंग बोल रहा है कि भैया अब तो हमारा मन ही नहीं है। अब बोइंग ओपनली खोज रहे हैं कि भैया कोई है खरीदने वाला, खरीद लो भैया बोइंग से हमारा वो स्पेस वाला खरीद लो। क्योंकि बोइंग का अभी हाल फिलहाल में इतना गंदा कटा है, मतलब वो खुद काट रहे थे, कुछ ज़्यादा काट रहे थे, लाइन मस्ट गो अप कुछ ज़्यादा कर रहे थे। तो अब सब सब ब्रांच उनका फेल हो गया, मतलब कोई भी ब्रांच उनका प्रॉफिट नहीं प्रिंट कर पा रहा है। कंपनी ऐसा बहुत लंबे टाइम तक रहेगी तो बैंकरप्सी हो जाएगा। तो बोइंग अब है कि भैया कोई खरीद लो हमसे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो भी धांधली हो गया है। तो हिसाब वही समझिए कि हर मामले में कॉस्ट जितना ज़्यादा भागा एसएलएस में, वो स्टूपिड है। मतलब कि उसे मतलब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इकोनॉमिकल लग रहा है उसके कंपेयर में, इतना ज़्यादा कॉस्ट ओवररन हो रहा है। और सोच रहे हैं मतलब पैसा आपने लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, दाम ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, है ही नहीं प्रोडक्ट इंडिया में। आपने पैसा हम आपको दे दिया सर, प्रोडक्ट का है। अरे प्रोडक्ट तो लॉल है सर, प्रोडक्ट इज लॉल। सर इतना पैसा आप लगाए, इतने में तो स्पेसएक्स बोला भैया हम 25 बार बनाएंगे, 27 बार टेस्ट करेंगे, 100 बार हम आपको डेमो देंगे। ये हो रहा है, इसीलिए बोला हार्डवेयर रिच होने में ना, स्पेसएक्स को पता नहीं है कि सर हम मैथ करके पीएचडी लगा के वो सब करेंगे नहीं। सर बनाओ तो वो कितना लगता है सर, कितना कितना इंच होगा सर, हमको लगता है 6 इंच होगा। एक काम करो 7 इंच पोड़ो फेंको, अच्छा 7 इंच पे कितना खपा, अरे 7.5 इंच हो गया, चलो डिजाइन बदलो। वो समझ रहे, फीडबैक उनका रियल वर्ल्ड है, तो धड़ 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 करके वो टेस्टिंग करता है। इसीलिए पहली बार भी जो री एंट्री किए थे, अच्छा ऑलमोस्ट मेल्ट थ्रू हो गया तो भी शिप पहुंच गया, क्यों भैया स्टेनलेस स्टील उसीलिए चुने थे।
यहाँ ओरायन सर हमें नहीं पता क्यों चल रहा है और दिक्कत वही 1 साल लगा है इन्वेस्टिगेशन में कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मामला धांधली है। तो इससे फ़र्क पड़ेगा सीधा-सीधा कि ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम का कितना बजटिंग होता है, कितना बजट बढ़ाया जाता है और क्या कोई अल्टरनेट है? ब्लू ओरिजिन थ 2030 से पहले रेडी नहीं हो पाएगा। तो अभी चांसेस बहुत अच्छा है कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा फ्लेक्स करने वाले हैं और एफएए को बोला जाएगा भैया तुम धांधली बंद करो। मतलब ये कांग्रेस बोल रहा है कि हमको चाँद जाना है, तो चुपचाप से चुप रहो और धड़धड़ा के लाइसेंस दो। बस, अगर वैसा हुआ तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि स्पेसएक्स धड़, 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 धड़ उनका टारगेट है ऑलमोस्ट 2 लॉन्च पर महीने करने का। यानी कि 24 लॉन्च के आसपास वो करना चाहते हैं अगले साल में या उससे भी ज़्यादा। तो अगर वो कर पाते तब हम देख सकते हैं कि वो धड़धड़ा के एकदम रिफाइन कर लेंगे। क्योंकि एसएलएस अब बहुत नज़दीक आ गया कि इसको अब शायद छोड़ना ही पड़ेगा। और रहा बात कि एसएलएस छोड़ना क्यों नहीं चाहते? वो जो सेनेटर लोग इसको लॉ लगा के रखे हुए हैं, उनके नीचे जितने लोग हैं, सर हमारी नौकरी नौकरी चली जाएगी, सरकारी नौकरी तो कैसे काम चलेगा? वो तांडव है और कुछ नहीं है। लेकिन चांसेस बहुत है कि आर्टेमिस में अब कटाई होने का टाइम आ रहा है। तो ये इसीलिए इसीलिए अभी इसका रेंडिशन फिर से शेयर किया गया है स्पेसएक्स से कि सर हम रिप्लेस कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आईएफटी 6 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप वीडियो देखें, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।